सबसे पहले बात कर लेते हैं जो खत जो है वो कहा जा रहा है कि खान साहब ने लिखा है, उसकी एक तरदीद भी आई है सिक्योरिटी ज़राए की तरफ से। इस पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मुनीब फारूक, सीनियर सहाफ़ी। अस्सलाम वालेकुम मुनीब, एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। जी वालेकुम सलाम, थैंक यू। जी मुनीब, बताएगा इससे पहले कि मैं खत के कंटेंट पे आपका व्यू लूं कि ये मिन्नतें हैं या चार्जशीट है या क्या है। अब तो ये भी कयास रायां हो रही हैं कि कोई खत है भी कि नहीं, आप क्या कहेंगे? देखिए, खत तो वो है जो एक खुला खत था और वो लिखा है इमरान खान साहब ने। वो खत से ज्यादा चार्जशीट है, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो चार्जशीट इसी तरह से ही है कि इमरान खान साहब ने वो तमाम बातें लिखी हैं जो बाय एंड लार्ज उनके अपने दौर में वो पाकिस्तान के एस्टैब्लिशमेंट से करवाते रहे हैं। और सिर्फ फर्क ये है कि 26वीं आईनी तरमीम जो इसलिए नहीं थी बिकॉज उस वक्त जज साहिबान उस वक्त की अदलिया एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिलकर सारा कुछ कर रही थी। अब फर्क ये है कि अब हालात मुख्तलिफ है, लिहाजा वो एक चार्जशीट है, लेकिन बहुत से लोग उस तरह भी ले रहे हैं कि एक एंगेजमेंट की एक तरीका कार है जो शायद इमरान खान साहब ने निकाला है, लेकिन ये काउंटर प्रोडक्टिव है, इसका फायदा तो कुछ नहीं है। लेकिन आप ये बात ध्यान में रखिए, एटलीस्ट ये कॉन्ट्रडिक्शन को जाहिर करता है। एक जानिब गंडापुर साहब कहते हैं कि 99% हमारा काम हो चुका है इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से, तो अगर 99% किसी का काम हो गया हो तो वो क्यों चाहेगा कि इस तरह के खत से या इस तरह के ट्वीट से माहौल खराब हो, हालात खराब हो। तो मैं यही पूछना चाहूंगी, आपने मेंशन किया कि ये एक एंगेजमेंट का तरीका कार हो सकता है, लेकिन ये जो है वो बैकफायर कर गया है। अभी चंद दिनों पहले ही हमने देखा था कि एक मीटिंग हुई थी बैरिस्टर गौहर और अली अमीन की, उस पर बहुत खुश नजर आई पीटीआई। इमरान खान साहब ने भी कहा कि बहुत खुशाइन मीटिंग है, लेकिन फिर उसका रिस्पॉन्स आया, उन्होंने कहा कि हमारी कोई ऐसी सियासी बात नहीं हुई, ये सिर्फ सिक्योरिटी मीटिंग थी। फिर हम देखते हैं कि कोई ऑफर जो है उनकी मुज़ाकरात में जो है उनकी कोई डिमांड जो है वो मानी नहीं जाती। फिर 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला भी वही आता है जो कि एक्सपेक्टेड था। तो पॉलिसी शिफ्ट तो वाज़ेह था कि किसी किस्म का पॉलिसी शिफ्ट नहीं है। तो इमरान खान साहब के मैं जानना चाहूंगी कि क्या थॉट प्रोसेस है। जाहिर है बेहतर जवाब तो वही दे सकते हैं, लेकिन आपका क्या अंदाजा है, क्या थॉट प्रोसेस था फिर इस खत के पीछे? देखिए, मेरे ख्याल में इमरान खान साहब की लेवल पर काफी फ्रस्ट्रेशन है और उनके जो एक बड़ी मेजर कॉन्ट्रडिक्शन नजर आती है। सबसे बड़ा इसलिए है कि उनसे किसी ने बातचीत नहीं की इतने अरसे में, और जिस तरह हालात डेवलप होते रहे हैं कोई पॉलिसी शिफ्ट भी एस्टैब्लिशमेंट का नहीं आया। लिहाजा इमरान खान साहब के अंदर एक गुस्सा भी है, फ्रस्ट्रेशन भी है, और हालात के बेहतर ना होने की वजह भी एक यही है। लिहाजा इमरान खान साहब ने वो जिस तरह से, लेकिन उनकी जो अर्ज है, जो उनकी डेस्परेशन है एस्टैब्लिशमेंट से बात करने की, वो भी उसकी तरह मौजूद। लिहाजा वो बाय एंड लार्ज हमें भी नजर आता है कि इमरान खान साहब की जब भी कोई एंगेजमेंट होती है किसी की भी एस्टैब्लिशमेंट से, तो वो बहुत ज्यादा एक्साइट होते हैं, खुश होते हैं कि शायद कोई ब्रेक थ्रू हो गया है। लेकिन एज वी स्पीक टुडे देयर इज नो ब्रेक थ्रू, और कोई ऐसी हालत नहीं है, हालात नहीं है जिसमें हमें ये लगे कि मामला मुख्तलिफ हो गए हैं या हालात तब्दील हो गए हैं। तो पॉलिसी शिफ्ट है वो हमें एस्टैब्लिशमेंट का नजर नहीं आता इमरान खान की हवाले। जी ठीक जी मुनीब साहब, बहुत शुक्रिया आपने सर हमें ज्वाइन किया। सारी माइंड ना कीजिएगा, मेरा ख्याल है हमने आपको कोई फैमिली फंक्शन में आप शायद बिजी हैं, तो अगर थोड़ा सा साइड पे आ जाए तो, क्योंकि ये पीछे से कोई बच्चों की या उनकी कोई आवाज़ें आ रही थी, आई एम सॉरी। लेकिन अच्छा सर, मुनीब साहब आप साथ हैं हमारे? जी जी बिल्कुल, मैं साथ हूं। जी जी। अच्छा सर, आपकी अभी ये सारी ये गुफ्तगू जो है वो एक उसमें पॉइंट्स भी हैं, वैलिड भी हैं, वेट भी है। एक चीज़ मुझे समझ नहीं आ रही कि आज ये हुमायूं मेमन साहब हैं, वो ये कह रहे हैं, और भी कुछ पार्टी के बड़े लोगों ने कहा, शायद बैरिस्टर गौहर साहब को भी कोर्ट हो रहा था, वो ये कहते हैं ये जो ख़त लिखना है ये इमरान खान साहब की ज़ाती सोच है, इसका पार्टी से ये कोई तल्लुक़ नहीं है। तो क्या ये पार्टी वाकई इतनी ग्रो कर गई है, बड़ी हो गई है, बच्चे बड़े हो गए हैं कि अब इमरान खान साहब को डिसोन भी कर सकते हैं कि उनका अपना लेटर है, वो जाने, उनका काम जाने, पार्टी इसको एंडोर्स नहीं करती, या मतलब ये बाई डिफ़ॉल्ट है, बाई डिज़ाइन है, या ओवर कॉन्फिडेंट है ये हमारे पीटीआई वाले जो हैं, वो कहते नहीं हमारा तो कोई तल्लुक़ नहीं, खान साहब जाने और लेटर लिख दिया तो हम क्या करें, हमें तो नहीं पता, और हम इसको ऑन भी नहीं कर रहे। वो सर वैसे हो सर ये एक बड़ी ताज्जुब की बात है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कही जा रही है। देखिए, ये कैसे अलग किया जा सकता है कि ये खत साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने लिखा और बानी चेयरमैन पीटीआई ने नहीं लिखा।
देखिए, ये तो डिस्टेंस करने का एक तरीकाकार है, लेकिन तहरीक इंसाफ खुद से इससे डिस्टेंस कर नहीं पाएगी। देखिए, एक बात बड़ी क्लियर है कि एस्टैब्लिशमेंट ना ही इमरान खान साहब के साथ से सुलह करने के लिए तैयार है, ना ही तहरीक इंसाफ के साथ से मामला बेहतर करने के लिए इतनी ज्यादा अर्ज है या कोई चीन है। तो उसकी वजह आपको नजर भी आती है कि ना हुकूमत के ऊपर कोई दबाव है, जो स्टेटस को था हालात के अंदर वो उसी जगह मौजूद है। तो जो कोई भी तहरीक इंसाफ का दोस्त ये कह रहा है कि ये इमरान खान साहब से जाती सोच है, इमरान खान साहब के बगैर पीटीआई कुछ भी नहीं। पीटीआई अगर है, उसका वजूद है, तो इमरान खान साहब की वजह से, बेशक वो जेल में भी। तो एक ऐसी जमात जिसका जो सेंटर है या न्यूक्लियस है वो इमरान खान साहब है, तो कैसे। सर, आपके बैकग्राउंड में बहुत सारा शोर आ रहा है, अगर थोड़ा सा कोई साइड पे आ जाते तो आपकी बात ज्यादा क्लियर समझे जाती। मेरा अगर मुझे आप दो मिनट तक कॉल कर ले, मैं किसी साइड पर। जी प्लीज, वी विल डू दैट, ताकि थोड़ी सी बात आपकी क्लियर हो। सॉरी कि आपको हमने फैमिली फंक्शन के दौरान हमने वो किया है सर, कैच किया है। हम वापस कॉल करते हैं मुनीब साहब को। आई थिंक वो कहीं पे मौजूद थे तो बैकग्राउंड नॉइज आ रहा था। मुनीब साहब ने भी कहा कि ये जो है डेस्परेशन भी दिखाता है खान साहब की, और कुछ कॉन्ट्रडिक्शंस भी दिखाता है ये खत जो है। अच्छा, मेरी थोड़ी सी हट के जरा राय है कि मैं इसको, अब खान साहब इतने, बहुत सारे लोग जो है उनको भोला समझते हैं, और ये इमेज बनाया भी गया था 2018 से पहले का खान साहब बड़े सादा हैं, बड़े भोले से हैं, सियासत नहीं आती, इन्हें कुछ पता नहीं। और बड़े बड़े लोग यहाँ जुगादरी चाल पड़े थे पोर्टल के, खान साहब को हम समझदार करेंगे, सिखाएंगे, बताएंगे सियासत कैसे करनी है। अच्छा, खान साहब भी भोले बन के ऐसे एक्ट करते थे, हाँ मुझे वाकई कुछ नहीं पता। और उनके इतने सारे वहाँ पोलिटिकल उनके पैट्रनेज बन गए थे, पैट्रन इन चीफ बन गए थे। हर बंदे के पास ये होता था कि खान साहब को मैं गाइड कर रहा हूँ, मैं उसका रूहानी उस्ताद हूँ, तो कोई रूहानी फलाना हूँ, मैं ही उसका मेंटोर हूँ, और उसको तो पता ही नहीं है, बड़ा सादा आदमी है। जब 2008 में खान साहब बने वजीर आजम, तो उन्होंने सबको कहा भाई मुझे सब पता है, और उसके बाद इतनी लंबी लंबी उनकी तकरीरें होती हम सुनते थे। यहां तक पहुंचने के लिए सादा आदमी नहीं पहुंच सकता, ये ज़हन में रखें। ये जो कहते हैं ना सादे हैं, भोले हैं, उन्हें कुछ पता नहीं है, और वैसे एक्ट करना, एक्टिंग, इट्स ऑल अबाउट एक्टिंग, पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट एक्टिंग। लोगों को जब इतने सारे बड़े मजमे आप पीछे लगा लेते, लाखों करोड़ों लोगों को अपने पीछे लगा लेना, मैं सबकी बात कर रहा हूँ, लीव अलोन खान साहब हूँ, इसके लिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज चाहिए आपके अंदर। ये सादगी नहीं चाहिए, सादगी से लोग पीछे नहीं आते। वो फिर जाए उधर, मतलब वो क्या कहते हैं, वो सूफी और लोग होते हैं, मलंग, साधु, दरवेश और सादा होते होंगे। यहाँ पे जो है ना वो बस सुल्तानी भी अयारी है, वो क्या है जो इलामा इकबाल साहब का शेर है, तो ये अयारी और सुल्तानी वाले हिसाब हैं। यहाँ पे आपको क्रुक होना है, आपको शार्प होना है, आपको इंटेलिजेंट होना है, आपको टाइमिंग का पता आना चाहिए, लोगों को इस्तेमाल करना आना चाहिए। और जो लोग ये समझ रहे हैं कि खान साहब ने ये भोलेपन में लेटर लिखा है, मैं नहीं मानता। अगर मुनीर साहब आ जाएंगे उनसे बात कर लेंगे, तो मैं अपना पॉइंट दूंगा। ये भोलापन नहीं है, इसके पीछे खान साहब को बकायदा प्रॉपर थिंकिंग और एक डिजाइन है, वो हम उसमें बाद में बात कर सकते हैं। आप जरा मुनीब साहब से जरा ले लें पॉइंट ऑफ व्यू। जी मुनीब, आर यू विद अस? जी, आई एम विद यू। मेरी आवाज बेहतर होगी है? जी, बहुत अच्छी है सर। मच बेटर। वुड यू लाइक टू कंटिन्यू जहां से आपने छोड़ा था? जी, आप दोबारा अगर साहब सवाल जी, क्लासर साहब। सर, मैं यही कह रहा था कि ये पार्टी इतनी बड़ी हो गई है, ग्रो अप कर गए हैं, ये खान साहब के लेटर को डिसोन कर रहे हैं, हमारा तो कोई तल्लुक नहीं है, या खान साहब ने खुद इनको कहीं से मैसेज भेजा है कि ये लेटर मैं लिख रहा हूँ, तो आप लोग जो है ना इसको अब डिसोन कर सकते हैं। अदरवाइज कहाँ जुरात है, नो ऑफेंसेस इस पार्टी में। आज तक कौन सा फैसला इनसे पूछ के किया गया है? खान साहब पहली दफ़ा मैं वैसे सुन रहा हूँ, आपने भी शायद पहली दफ़ा सुना होगा कि पार्टी ने डिसोन कर दिया खान साहब का फलां स्टेप जो इसका हमसे कोई तल्लुक नहीं है। तो ये तो खान साहब की मर्जी से हो सकते हैं। बाकी अदरवाइज हुमायूं महमूद साहब बड़े अच्छे बंदे होंगे, गौहर साहब होंगे, वो बेचारे कहाँ खान साहब को डिसोन कर सकते हैं उनके लेटर को। देखिए, मैं ये तो एग्री करता हूँ और क्लासर साहब कि ये इतना शायद सिंपल नहीं है जितना इसको रखा जा रहा है कि जी पार्टी ने सिंपली दिया, और मुमकिन है ये हदायत इमरान खान साहब की जानिब से हो कि आप इसको, पार्टी इसको ऑन ना करेंगे, मैं खत लिख रहा हूँ। लेकिन देखिए, पार्टी इमरान खान साहब से अलग कैसे हो सकती है? इमरान खान साहब के अलावा पीटीआई है ही कुछ नहीं। लिहाजा एक बात बड़ी क्लियर है, एक बात बहुत क्लियर है कि जो भी इमरान खान साहब ने ये खत लिखा है, इसका फायदा तो उन्हें कोई नहीं हो रहा, लेकिन हाँ उन्होंने एक कोशिश की है, एक गुस्से का इजहार है, और उन्होंने डायरेक्ट एड्रेस किया है पाकिस्तान के आर्मी चीफ को। दूसरी तशरीह ये हो सकती है कि वो शायद बात करना चाह रहे हैं या एंगेजमेंट करना चाह रहे हैं फौज के साथ, लेकिन ये उसे करने का तरीका नहीं है। हाँ, ये बात मैं जरूर कह सकता हूं कि इमरान खान साहब ने बेशुमार कोशिशें की हैं, पैगाम भिजवाए हैं आर्मी चीफ को कि मैं बात करना चाहता हूं, एंगेज करना चाहता हूं, और अब तो उस झूठ का भी भांडा फूट चुका है
जो फैलाया गया, मैं अब माजरत के साथ कहूंगा, चंद पाकिस्तान के बड़े सहाफियों ने कहा कि वो इमरान खान साहब को एस्टेब्लिशमेंट ने ऑफर की है कि आप बनी गाला शिफ्ट हो जाए, जबकि कल खुद गंडापुर साहब ने नदीम मलिक साहब के इंटरव्यू में कहा कि ये सजेशन मेरा था और इसके ऊपर मैंने कोशिश की लेकिन बात थ्रू नहीं हो सकी। फिर उन्होंने कहा हमारे 80% मामला तय हो गए, फिर उन्होंने कहा 99% हो गए, मैं चीजों को ब्लैक एंड व्हाइट में ला रहा हूं। लेकिन मसला ये है कासिम साहब, अगर वो ब्लैक एंड व्हाइट में ला रहे हैं तो फिर इमरान खान साहब का ये खत क्यों लिखा गया है? अगर हालात इतने ही अच्छे हो रहे हैं तहरीक इंसाफ के लिए तो फिर हालात तब्दील हो जाने चाहिए थे। फिर इमरान खान साहब को कुछ जरूरत नहीं है खत लिखने की। मसला ये है कि जिस चीज की तरफ मैं हमेशा इशारा करता रहा हूं वो है कि एस्टेब्लिशमेंट की या फौज के सरबराह की सोच इमरान खान साहब के हवाले से, वो मुझे पिछले 2-2.5 साल में 1 इंच भी तब्दील होती हुई पोजीशन नजर नहीं आई। मैं खुद हैरान हूं, बल्कि समझने से कासिर हूं कि इतनी ज्यादा एक्सट्रीम पोजीशन क्यों है। लेकिन अगर हम इसको केयरफुली एनालाइज करें तो शायद बहुत कुछ ऐसा हुआ है और इमरान खान साहब शायद वो हुदूद सलाम चुके हैं जहां से शायद उनके लिए वापस आना इतना आसान नहीं है। मुझे अभी भी इमरान खान साहब की रिहाई तो जी मैं मतलब आपकी बातों में, जैसे मैंने पहले भी कहा कि ठीक है वेट है, लेकिन खान साहब को मैं इतना सादा नहीं समझता जितना मोस्ट ऑफ द पीपल समझते हैं। वो बाकायदा मतलब समझदार आदमी है, इस वक्त 74 ईयर्स एज है, प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, उन्होंने बड़ी एक लंबी स्ट्रगल किया, अब वो सारी चीज़ें समझते हैं, उन्हें सारे रिएक्शंस का भी पता है कैसे होगा। आप एक और चीज़ देखेंगे कि ये खान साहब जो हैं थोड़ा सा उन्होंने एक हिस्टोरिकल एक मेरा ख्याल है एक उन्होंने वो काम किया है कि ये पहले वो इन्हीं को वो कहते हैं जना आसिम मुनीर साहब को आजकल उन्होंने ये इनडायरेक्टली कहना शुरू कर दिया जना याया खान 2। आपको मतलब वो कहते हैं अक्सर आते जाते हैं इनको वो टांट करें या वटेवर। साथ में अगर आप ये देखें कल जो उन्होंने पॉइंट्स पेश किए हैं वो 6 पॉइंट उन्होंने पेश किए हैं। 71 में हम देखते हैं कि जना याया खान साहब जो हैं वो पाकिस्तान पे थे और उसी वक्त ये शेख मुजीबुर रहमान साहब ने अपना 6 पॉइंट्स अपने वो चीज़ें भेजी भी थी, पहले भी कर रहे थे उनके दौर में। तो आप समझते हैं कि खान साहब ने ये जो 6 पॉइंट्स लिख के भेजे हैं, पहले उनको जना याया खान 2 कहना, फिर उसके बाद 6 पॉइंट्स लिख के भेजना, तो उनका वो अगर उसमें कोई खान साहब चेजा ले रहे हैं, कोई उनको एम्बेरस करना चाहते हैं, कोई उनको थोड़ा सा वो कट लगाना चाहते हैं कि जनाब मैं तकलीफ़ में हूँ तो चलो मैं इनको भी कोई तकलीफ़ दूँ। बाकी अदरवाइज तो खान साहब को बात समझ में आती है कि मेरा ब्रेक थ्रू नहीं हो सकता। तो 6 पॉइंट्स करना, याया खान के हवाले देना, 71 सारी चीज़ें आप इस तनाजुर में भी देख सकते हैं इन चीज़ों को सर कि खान साहब चेजा ले रहे हैं। देखिए ये बात आपकी साहब दुरुस्त है कि इमरान खान साहब इसको उस कॉन्टेक्स्ट में ले सकते हैं और वो जिस तरह से वाकई एड्रेस करते रहे हैं पाकिस्तान के आर्मी चीफ को, वो तो खैर नजर आता है अपनी जगह पर कि वो उन्हें बहुत से टाइटल्स भी देते रहे हैं, कभी जनरल डायर की मिसालें दी। लेकिन हाँ, ये 6 पॉइंट्स मैं समझता हूँ कि रेलिवेंट हैं और काफी मुमासलत है उस वक्त के जो 6 पॉइंट्स थे, या कम से कम जो इमरान खान साहब दे रहे हैं, और वो शायद इंप्रेशन भी जो आपने कहा यही देना चाह रहे हैं। लेकिन मसला ये है कि मैं सिर्फ उस कॉन्ट्रडिक्शन को हाईलाइट कर रहा हूं जो तहरीक इंसाफ ने खुद क्रिएट किया कि क्या इस सारी सूरत हाल में इमरान खान साहब का इस खत से कोई फायदा होगा? जवाब नहीं में है। क्या वो ये पैगाम दे रहे हैं कि या अपने वोटर सपोर्टर को कि ये ही जिम्मेदार है हर बुराई के, लिहाजा इनको टारगेट करें और आप इनकलाबी बनकर निकले 8 फरवरी को? और इमरान खान साहब एसेंशियली चाहते भी ये हैं कि इनकलाब बर्पा हो जाए और हर कोई ऐसी सूरत हाल पैदा कर दे कि मुल्क में एक तूफान बर्पा हो जाए और नेस्तो नाबूद हो जाए हुकूमत भी और एस्टेब्लिशमेंट भी। लेकिन बात वही है क्लासा साहब, ये चीजें करके क्या इमरान खान साहब ने अपनी या अपनी पार्टी के लिए कोई आसानी पैदा की? ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। हालात तो मुझे लगता है इससे मजीद कशीदा हो चुके हैं। लिहाजा हम सिर्फ इसको केयरफुली इसको मुख्तलिफ तरीके से एनालाइज कर सकते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि इमरान खान साहब ने डेस्परेशन में और गुस्से में लिखा है। दूसरी तशरीह वो है जो आपने किया है कि उन्होंने इसको बड़ा सोच समझ के और 8 फरवरी के एहतजाज को ध्यान में रख के बाकायदा चीजें लेने के लिए सब कुछ किया है। अच्छा सर, ये गंडापुर साहब को जो हटाया गया और जुनैद अकबर साहब को लाया गया, मुझे ये चीज़ थोड़ी सी वो नहीं हो रही। जुनैद अकबर साहब जो अगरचे उन्होंने फायर वर्क करके गंडापुर साहब से 2 हाथ आगे जाने की कोशिश ज़रूर की। एक तो मुझे समझ नहीं आती कि पीटीआई के अच्छे खासे इंतने डिसेंट लोग हैं होते हैं, जो ही को ओहदा मिलता है
उसके बाद ऐसी गुफ्तगू करते हैं कि बस मतलब तोपें, गन्ने, F-16, JF, थंडर, हर शय एक्टिवेट कर देते। बड़े बड़े लोग हैं। सलमान अकबर राजा साहब वेरी डिसेंट मैन, लेकिन सेक्रेटरी जनरल बने, उसके बाद टोन बदल गई। बैरिस्टर घोर साहब को देख लें, उमर अयूब साहब को देख लें, चलो बाकी चले, जुनैद अकबर साहब को देख लें, जो उनके ओहदा मिलता है उसके बाद इवन मुझे याद है शिबली फराज साहब बड़े वजीर बनने से पहले वो बड़े इंते डिसेंट पोलाइट थे, बाद में वो गुस्से में आ जाते थे। ये क्या वजह है सर? ओहदा मिलते ही ये फायर वर्क और उसके बाद तबाही बर्बादी से काम तो कोई बात नहीं करता सर। बात की खालिद साहब के जब जमात अपने ही बयानिए और अपने ही तर्ज अमल की होस्टेज बन जाए, जब लीडर अपने वर्कर का होस्टेज बन जाए, तो फिर ऐसे ही होता है। जो अभी इमरान खान साहब की जमात का हाल है कि लीडर चाहता है कि मुल्क के अंदर, अगर शायद वो चाहते भी हो कि हालात नॉर्मल हो, लेकिन उनकी जो ब्रिगेड है पूरी, वो तो इसी तरह बात करती है कि जी बस उड़ा के रख दो। और इमरान खान साहब का जो सोशल मीडिया ब्रिगेड है वो तो यही समझता है कि बस लोग निकले, GHQ को भी नेस्तो नाबूद कर दें और हुकूमत के भी नेस्तो नाबूद कर दें और खुद अडियाला का दरवाजा खोल के इमरान खान साहब को बाहर ले आए। जो जुनैद अकबर साहब है वो भी तो उसी सेंटिमेंट को टैप करेंगे ना, तभी तो कोई बाहर निकलेगा। अच्छा, और ये बताइए, जुनैद अकबर साहब की बात हो रही है मुनीब, एक तरफ हुकूमत ने उनको PAC पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन बना दे। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी इज ह्यूज थिंग पार्लियामेंट की, मैं तो 24 साल से कवर कर रहा हूं, मुझे पता है वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कमेटीज। ये हुकूमत कैसे राजी होगी कि जनाब जुनैद अकबर साहब को बना देते हैं? उधर से इमरान खान साहब ने उसी दिन उनको नए सदर बना दिया और साथ में जुनैद अकबर साहब ने फायर वर्क शुरू कर दिया। क्या ऐसा बंदा जो किसी पार्टी का एक सूबाई सदर है, ओहदेदार है बहुत बड़ा, वो वहाँ पे लीड कर रहे हैं, जलसे जुलूस, मार धाड़ और अच्छी खासी थ्रेट्स भी दे रहे हैं, वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी कैसे चलाएंगे? एक तरफ वो जलसा जुलूस लेकर आ रहे हैं, लड़ाई झगड़े सुन रही है, दूसरी तरफ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को चला रहे हैं। ये किस तरह, ये क्या अंडरस्टैंडिंग हुई है सर? हुकूमत के जहन में क्या था और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी फिर कैसे चल सकती है? जो सूरत गंडापुर साहब की तरह निकली, साहब वो एक सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं और इस्लामाबाद पर चढ़ाई करने आ रहे हैं, तो हमने तो वो भी हालात देखे हैं और इस हुकूमत से भी देखे हैं। तो अगर जुनैद अकबर साहब एक पार्टी के सूबाई सदर होकर, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन होकर अगर इस्लामाबाद चढ़ाई के लिए आते हैं, तो वो भी एक न्यू नॉर्मल के तौर पर लिया जाएगा। लेकिन जो रिस्पॉन्स है वो बाय एंड लार्ज वही होगा जो पहले हुकूमत ने या इस निजाम ने अपने हाथ सीधे किए हुए हैं। मेरे ख्याल में कोई रुकावट भी नहीं है, ना कोई चेक है। जुडिशरी के अंदर इनक्रेस बेशुमार बढ़ चुकी है एक्टिव की। अच्छा, जुडिशरी की बात की है तो जुडिशरी पे जरा बताते जाएं, क्योंकि आप ये बैरिस्टर भी हैं, लॉ समझते हैं, कानून समझते हैं। ये क्या यहाँ पे क्राइसिस चल रहा है और इसको आप कैसे देखते हैं? जो इस्लामाबाद में हमने देखा बाहर से जजेस लाए गए हैं, उसके बाद एक रिवोल्ट है और वो सीनियरिटी के मसले शुरू हो गए हैं कि कौन चीफ बनेगा कौन नहीं बनेगा, आप इसको कैसे देखते हैं? ये जो सारा कुछ हुआ है ये तो एक बुनियादी वजह है। मैं अब आपको बता सकता हूँ जी कि 2 के करीब जज साहबान ऐसे हैं जिन्होंने शायद अपने इस्तीफे लिखे हुए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। अच्छा। और एक जज हैं जो कह रहे हैं कि मुझे यहाँ से निकाल दें, मैंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जज नहीं रहना, मुझे कहीं और में। और जो एक मोहसिन अख्तर कियानी साहब है, उनके हवाले से पूरी तैयारी है कि जो उनका मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में एक्टिवली परस्यू किया जाए। उसमें कामयाबी होती है नहीं होती है क्या उसमें क्या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, ये सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, कोई सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जब मामला जाते हैं तो वो मतलब है उनका क्या करना है उन्होंने वहां पे? सर देखिए, बताया ये जाता है कि उनके खिलाफ बहुत सा मवाद है जी और बड़ा क्लियर कट है। इस तरह की बातें हमने पहले भी सुन रखी हैं खालिद साहब। वो एविडेंस क्रेडिबल है नहीं है इसका बारे में तो कुछ नहीं कहा जा सकता। ये बात मैं जरूर कहूंगा कि ये इस निजाम को मंजूर नहीं था कि मोहसिन अख्तर कियानी साहब इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने, इसलिए आमिर फारूक साहब की एलिवेशन जब होगी तो अब सरफराज डोगर साहब भी चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट होंगे। तो इसलिए वो थोड़ा सा ये जो क्राइसिस चल रहा है तो उसकी मेन रीज़न ये है जो आप बता रहे हैं कि वो जो उसके जज साहबान कह रहे हैं कि हमारी सीनियरिटी जो है कंप्रोमाइज़ होगी, बाहर से जजेस ला के जो सीनियर हैं शायद उनसे मौजूदा जो बैठे हुए हैं, तो लिहाजा सीनियरिटी के बेस पे चीफ जस्टिस लगाया जाएगा। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने तो अपना वेट इसी पलड़े में डाला है जो पोजीशन आप बता रहे हैं कि उन्होंने कहा जी कानूनी तौर पर चीज़ें ठीक हैं तो मुझे कोई उस पर एतराज़ नहीं। सो चीफ जस्टिस साहब और जो ये माजी में हमने देखा था मंसूर साहब के दरमियान जो एक बैंड ऑफ ब्रदर्स साहब, वो तो मैं टूटता हुआ लग रहा है। वो तो पिछले 1-2 महीने में बड़ा वो हुआ है सर, क्रैश हुआ है, आपको भी नजर आता है ये?
वो टूट चुका है ग्लासर साहब, वो अच्छा। तो बहुत अरसे पहले टूट चुका है। और जब याया अफरीदी साहब की एलिवेशन हुई थी एज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, वो उस वक्त ही खत्म हो गया था। और फिर जितने खतूत लिखे गए हैं याया अफरीदी साहब को मंसूर अली शाह साहब की जानिब से कि फुल कोर्ट का इजलास बनाए कभी जजेस कमेटी के हवाले से, तो वो तो मेरे ख्याल में एक बॉन्ड जो था वो तो रिलेशनशिप काफी सावर हो चुका है। लेकिन ये भी एक बदकिस्मती है कि इस लेवल पर जजेस के अंदर पाकिस्तान की आला अदलिया के अंदर इतनी डिवीजन और इतनी पोलराइजेशन है। लेकिन मुनीब अब तक तो हमें आती हो जाना चाहिए था, मेरा ख्याल है इट्स लॉन्ग हिस्ट्री। अब इस पे कोई हैरानी, बल्कि अगर ना होती इस दौर में तो हैरानी होनी चाहिए थी कि भाई 2008 के बाद ये पहली दफ़ा हम देख रहे हैं कि जजेस के दरमियान लॉबिंग नहीं। इफ्तिखार चौधरी साहब ने ज़रा टाइट ग्रिप के साथ चलाया, तो फिर तो लॉबिंग और इस तरह की इंटरनल फाइट्स का अब तक तो आती हो जाना चाहिए सर जी। आपको आप अभी भी हैरानी का इजहार कर रहे हैं सर। मैं इससे हैरान से ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ साहब कि मुझे लगा था कि शायद वक्त के साथ जो डिवीजन थी वो उसमें शायद कोई तब्दीली आए, लेकिन मेरे ख्याल में हर दौर जो है किसी भी चीफ जस्टिस का उस पर डिवीजन बढ़ी है। साकिब निसार साहब, फिर बाकी और जज साहिबान, फिर काजी फैसल साहब के दौर में बहुत ज्यादा डिवीजन बढ़ी। तो एक खोसा साहब के दौर में भी थी, ये खोसा साहब के दौर में लेटरबाजी बड़ी बिल्कुल थी, साकिब निसार साहब के दौर में बिल्कुल थी।